नमस्कार। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना में की राष्ट्रीय विधानसभा को संबोधित किया है और इसके साथ ही संसद पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ है। और आपको बता दें कि इस दरमियान ही अपने संबोधन में ही मुर्मू ने बोत्सवाना की स्वतंत्रता के बारे में भी प्रगति की सराहना की है। बोत्सवाना ने ही मोकोलोडी नेचर रिजर्व में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना ड्यूमा में ही अध्यक्ष गिदोन बोको की उपस्थिति में भारत को 8 चीते सौंपे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इन चीतों को उपहार में ही देना वन्य जीव संरक्षण के प्रति बोत्सवाना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ये चीते भारत को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में अपने साथियों के साथ शामिल होंगे, जिसमें हमें इस ऐतिहासिक आवास की प्रजातियों को बहाल करने में मदद मिलेगी। लाल किला ब्लास्ट मामले में अभी लगभग 2 दर्जन मरीज इलाज के लिए एडमिट हैं और जिसमें से 2 मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों मरीज वेंटिलेटर पर हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं एक अन्य मरीज आईसीयू में है। आपको बताते चले कि उन्हें बर्न इंजरी है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। एक सीनियर डॉक्टर ने बताया है कि एक मरीज ब्लास्ट की वजह से यहां पर ट्रोमा में भी चला गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जांच में पाया गया है कि उसके पेट के अंदर ही आंत फट गई है और पेट में ब्लड जमा हो गया है और मरीज की ही सर्जरी की गई है। अंत में ये बताया जा रहा है कि फिर यहाँ पर इलाज के दौरान ही उनको काफी समस्या भी हुई है और ब्लड निकाला गया है, लेकिन अभी वो वेंटिलेटर पर है। स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और पीएम बुधवार की दोपहर को ही आपको बताते चले कि एलएन जेपी अस्पताल में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने लाल किला के पास हुए धमाके के में घायल लोगों से भी मुलाकात की थी। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की, इलाज की जानकारी ली है और उन्हें जल्द ठीक होने की भी कामना की है। धमाके की घटना पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि साजिश रचने वालों को कानून के हवाले किया जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली धमाके में घायल लोगों से एलएनओ अस्पताल में भी सभी के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं और साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी ने मरीजों से मुलाकात की है। पीड़ितों से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इस आरोपी हैं इस घटना के, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही पीड़ितों ने भी अपनी समस्या पीएम मोदी को बताई है। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात करते हुए उनकी सारी समस्याओं को जाना, हालात को जाना, किस तरीके से जो मंजर था वो किस तरीके का था, क्या हालात थे वहां पे, सारी चीजें जो है वो मरीजों ने बताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से ही जो सुरक्षा व्यवस्था थे उस पर भी सवाल उठने लगे थे और पीड़ितों से फिलहाल पीएम मोदी ने मुलाकात की है। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में पूछताछ कर रहे डॉक्टर आरिफ के ही फ्लैटमेट डॉक्टर अभिषेक ने कहा है कि हम दोस्त नहीं थे। शुरुआत में जब हम यहां आए थे तो हमें हॉस्टल नहीं मिला, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर आमतौर पर ही फ्लैट किराए पर ले लेते हैं और मैंने उनसे डॉक्टर शाहीन या फिर डॉक्टर परवेज का नाम कभी नहीं सुना और आपको बता दें कि उनके व्यवहार में भी कोई बदलाव नहीं आया, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वो फ्लैट एक ब्रोकर के थ्रू ही मिला था। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर पुलिस सूत्रों की माने तो 32 कारों को बम और विस्फोटक सामग्री से लैस कर देश भर में धमाके करने की साजिश थी। 10 नवंबर को जिस i-20 कार में ही धमाका हुआ था वो इसी सीरियल रिवेंज अटैक का ही हिस्सा थी और आतंकियों का प्लान था कि 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन ही इसके समेत कई जगह पर धमाके किए जाएंगे और जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जिनमें ब्रेजा,
स्विफ्ट डिजायर और इसके साथ ही इको स्पोर्ट्स और इसके साथ ही i20 जैसी गाड़ियां भी शामिल थी। और 10 नवंबर को ही लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए और एक घायल व्यक्ति की मौत गुरुवार सुबह हो गई। 20 जो है इसमें बताया जा रहा है कि 20 लोग जो है उनमें घायलों में से ही 3 की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़े धमाके की जो ये साजिश थी उसकी जांच लगातार जारी है। मेरे के दोस्तों ने हम लोग जब यहाँ पे आते तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं। तो यही है सर। अभी आपसे किसी तरह की पूछताछ की गई है जी कैसा जब शाम को साफ रहते होंगे तो उनसे बातचीत किन लोगों से करते थे, क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बताया शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ियाँ आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे साथ रहने के लिए। अभिषेक, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब कभी। अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ न कुछ फैमिली की बात होती होगी। उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ, तो यही है। ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था। उम्र की क्या किसी उम्र नाम? अभी अनंतनाग भी गए थे। जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है। 3 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल गए हैं और इन्होंने अभी जो है एक अभी ऑनगोइंग बैच में हमारा स्टूडेंट है। तो सभी स्टूडेंट जैसे और सब छात्र होते हैं तो हम तो उन्हीं छात्रों की तरह उन सबसे व्यवहार करते हैं। डायरेक्टर साहब, प्रबंधन अब इसको लेकर के इस घटना से सबक लेते हुए क्या कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहा है? हाँ, अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों का करेंगे। तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती हाँ, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर अब कराएंगे। देखिए, सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप प्रबंधन अपनी पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे इस तरीके से तो केवल डॉक्टरों को कराएंगे कि कर्मचारियों का भी? सभी का फिर करेंगे। एवरी एम्प्लॉय। डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपके साथ दोस्ती थी, आप उसे लेके गए थे, कभी कोई बातचीत ऐसी लगी हो उससे बातचीत करें? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पहले जब हम सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन निकालते थे तो अनुसूचित जाति की सीटें पूरी तरह से नहीं भरी जाती थी। हाल ही में हमने 60,244 पुलिस कर्मियों की भर्ती की और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी सीटें अनुसूचित जातियों के युवाओं द्वारा ही भरी गई है। ये दर्शाता है कि उनका शैक्षिक स्तर कितना बड़ा है और उसके साथ ही उनकी भागीदारी जो है वो बढ़ रही है। सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए हैं और इसके साथ ही जो पहले उन तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी आदिवासी समुदायों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी वे सभी सीटें अनुसूचित जाति की ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो।
और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़ जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मारी सड़क ऐप की समीक्षा की। अधिकारियों को सत्यापन के बाद शिकायतों का समाधान करने और छोटी और बड़ी समस्याओं का वर्गीकरण करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने और ऐप डाउनलोड बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुर्वेदिक कॉलेज और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है और इसके साथ इस दौरान उन्होंने कहा है कि पूरा राज्य हमारा आयुष की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ आयुर्वेद के लिए, आयुष वेल हेल्थ और इसके लिए आए हैं और यहाँ जो है कि हम यहाँ पर एक आध्यात्मिक जोन बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही सुनिश्चित भी किया जाएगा कि निश्चित रूप से ही इस दिशा में हमारे जो प्रयास हैं, हमारे राज्य में जो लोग आए हैं उन प्रयासों में बहुत बल मिलेगा। मैं बहुत ही बधाई देता हूं, हमारा प्रयास हमेशा बन रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ही नौसेना के स्टार्टअप स्वदेशी जहाज निर्माण और रक्षा पहलों को ही बढ़ावा देने पर चर्चा के लिए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय भल्ला से मुलाकात की है और योजनाओं में एक नौसेना संग्रहालय, युवाओं की भागीदारी और नौसेना परियोजनाओं के लिए समर्थन शामिल है, जिससे कि विशाखापट्टनम के ही सामरिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश वो धरती जो भारत की ही अन्न भूमि कही जाती है, जहां पर किसान सिर्फ खेती नहीं करता बल्कि धरती मां से ही जीवन उगाता है। लेकिन कभी मौसम की मार तो कभी बाजार की मार किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिलाती है और इन्हीं हालातों में ही मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है भावांतर योजना, एक ऐसा प्रयोग जिसने किसानों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे ये योजना किसान और बाजार के बीच की खाई को पाटने का काम कर रही है और कैसे इसने खेती को घाटे के सौदे से लाभ के सौदे में बदला और इसके साथ ही कैसे मीडिया में दिख रही है भीड़ और अब किसानों के भरोसे की गवाही बन चुकी है। देखिए, इन दिनों सिर्फ खरीद बिक्री का नहीं बल्कि किसानों के विश्वास का मंच बन गई है। भावांतर योजना शुरू होने के बाद किसानों का रुझान बढ़ा है और मंडियों में रिकॉर्ड आवक दर्ज की जा रही है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 9,36,000 से ज्यादा कृषक इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। 243 मंडी और उप मंडियों में 24,67,000 क्विंटल से अधिक सोयाबीन का विक्रय हुआ है। यानी आंकड़े खुद कह रहे हैं कि किसान इस योजना से जुड़ने में गहरी रुचि ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों के खातों में भावांतर योजना की राशि भेज दी है। मुख्यमंत्री ने देवास से सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि मशीनों की प्रदर्शनी भी देखी और कुछ किसानों से बातचीत भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों और राज्य के लोगों से जो वादा किया उसे पूरा किया है। पहले लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाने का वादा पूरा किया और अब किसानों को भावांतर की राशि जारी की है। बता दें कि राज्य सरकार ने सोयाबीन किसानों को कम दाम पर उपज बिक्री की स्थिति में नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर योजना लागू की है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत का किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहां वाकई अद्भुत समय है, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल, इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया, उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया, हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। बता दें कि गजब सौदा देवास, उज्जैन, इंदौर और आगर यही दर्ज हुई सोयाबीन की सबसे अधिक आवक। रतलाम जिले की मंडी में तो किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जहां 6 नवंबर 2025 को 6,777 प्रति क्विंटल की सार्वधायिक बोली लगी। यह आंकड़े सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि उस किसान के चेहरे पर लौटती मुस्कान है जो अब बाजार में खुद को कमजोर नहीं बल्कि सशक्त महसूस करता है। कुल किसानों की संख्या 1.33 लाख, कुल राशि वितरित 233 करोड़। राज्य सरकार का दावा है कि मंडी संचालन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है।
हर किसान की बिक्री का रिकॉर्ड रियल टाइम सिस्टम से जुड़ा है और किसी भी गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए मंडी बोर्ड की निगरानी प्रणाली सक्रिय है। भवांतर मॉडल रेट आने के बाद अब कृषि मंडियों में अनिश्चितता का माहौल खत्म हो गया है। किसानों को अब डर नहीं है कि उनका उत्पाद औने पौने दामों में बिकेगा। जब सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर उपजारन करती है तो उस पर 25 से 30% तक अतिरिक्त खर्च होता है। स्टोरेज, नमी की हानि, चोरी, परिवहन, ये सभी लागतें आखिरकार नागरिकों पर बोझ बनती हैं। लेकिन भवांतर योजना ने यह समीकरण बदल दिया है। अब किसानों को उनकी फसल का मूल्य अंतर सीधे बैंक खाते में मिलता है, बिना किसी मदसे के, बिना किसी भंडार की जरूरत के। सरकार की पहल भवांतर योजना, किसानों को फसल के मिलेंगे उचित दाम। भवांतर योजना के तहत भुगतान, बाजार में कम भाव मिलने पर सरकार देगी राहत। सोयाबीन, मूंग, मक्का सबसे लाभान्वित फसलें। डिजिटल भुगतान के जरिए बनी रहेगी पारदर्शिता। किसानों की आमदनी में आएगी बढ़ोतरी। फसल की सही कीमत सुनिश्चित करना लक्ष्य। वर्तमान में प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यानी कि PDPS के तहत केंद्र सरकार मूल्य अंतर का 15% वहन करती है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार देती है। इससे न केवल सरकारों का बोझ कम होता है, बल्कि किसानों को भी समय पर पारदर्शी भुगतान मिलता है। गेहूं और धान का उपजान इसलिए होता है क्योंकि ये फसलें PDPS सिस्टम से सीधे जुड़ी हैं। देश के 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज वितरण के लिए, लेकिन सोयाबीन, तिलहन और दलहन जैसी फसलें इस व्यवस्था में नहीं आती। यहीं पर भवांतर योजना व्यवहारिक समाधान बनकर उभरी है, जहां सरकार अनाज नहीं खरीदती बल्कि किसानों को मूल्य का अंतर देती है। इस योजना ने किसानों के भीतर आशा और आत्मविश्वास का माहौल बनाया है। जहां पहले किसान भाव गिरने से परेशान रहते थे, वहीं अब उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलने की गारंटी है। कई किसानों ने बताया कि भवांतर के चलते वे अपनी अगली फसल के लिए बेहतर बीज, खाद और तकनीक खरीद पा रहे हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में भी इस योजना ने नई जान फूंक दी है। भवांतर योजना सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में बदलाव की कहानी है। इससे यह साबित किया गया है कि अगर नीति सही हो तो खेती घाटे का नहीं, गर्व का सौदा बन सकती है। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर साबित किया है कि जब किसान खुश होता है तो पूरा प्रदेश समृद्ध होता है। मध्य प्रदेश की यह पहल अब देश के बाकी राज्यों के लिए मॉडल योजना बन चुकी है। किसानों को उनके उत्पाद का सच्चा मूल्य मिले, यही भवांतर का असली संदेश है। कृषि सुधारों की इस यात्रा में योजना उस रोशनी की तरह है जो हर खेत तक पहुंच रही है, जहां हर किसान कह सके अब मेरे भाव का सम्मान है। किसान का पसीना जब धरती पर गिरता है तो सोना उगता है, लेकिन जब वही पसीना बाजार की कीमतों में बह जाता है तो सोने की चमक फीकी पड़ जाती है। मध्य प्रदेश की भवांतर योजना ने उस फीकी पड़ती चमक को फिर से लौटा दिया है। अब किसान सिर्फ फसल नहीं उगा रहा, बल्कि अपने आत्मविश्वास की नई फसल बो रहा है। मंडी की भीड़, बढ़ते रजिस्ट्रेशन और किसानों के चेहरों पर लौटती मुस्कान, ये सब इस बात की गवाही है कि सरकार की नीयत और किसान की मेहनत अगर एक दिशा में चले तो कृषि सिर्फ आजीविका नहीं, आत्मनिर्भरता की परिभाषा बन जाती है। आज भवांतर योजना ने न सिर्फ किसानों के भाव का सम्मान किया है, बल्कि भारत की खेती को नए युग में प्रवेश दिलाया, जहां किसान मजबूर नहीं, मजबूत है। जहां खेत सिर्फ उत्पादन का नहीं, गौरव का प्रतीक है, क्योंकि जब किसान का भाव बढ़ता है तभी देश का मान बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।